नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आज सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बच्चों के भविष्य के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं और उसमें से एक नया नवेला विकल्प जुड़ गया है एनपीएस का, एनपीएस वात्सल्य का, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। और इसकी खासियत, इसकी खूबियों पर आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे भी कैसे इस पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करके एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। इस पर खास चर्चा रहेगी और इसके साथ ही बाकी अन्य जो विकल्प है बच्चों के इन्वेस्टमेंट के लिए वो कौन कौन से हैं, कौन सा बेहतर है, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दे। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा से खास चर्चा रहने वाली है। हेमंत जी और पूनम, बहुत स्वागत करते हैं दोनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बच्चों के भविष्य की प्लानिंग बहुत ही एक प्राइम गोल रहता है पेरेंट्स का, और उसमें भी एक नई स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है, एनपीएस वात्सल्य। वैसे भी एनपीएस काफ़ी एक पॉपुलर स्कीम है सरकार की, जिसको हाथों हाथ लिया गया। अब इस एनपीएस वात्सल्य, जिसकी तो घोषणा बजट में कर दी गई थी, लेकिन अब इसकी खूबी और खासियत के बारे में समझना जरूरी है कि क्या है ये एनपीएस वात्सल्य। हेमंत जी, एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए स्कीम लाई गई है, जरा समझाइए, क्योंकि ऑलरेडी एक एनपीएस स्कीम तो है जिसमें बड़े इन्वेस्ट करते हैं 18 साल से ज्यादा की उम्र के जितने भी अडल्ट्स हैं या नागरिक हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है? जी स्वाति, सबसे पहले तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई थिंक बच्चों की फ्यूचर के लिए पेरेंट्स हर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनकी एजुकेशन, उनके फ्यूचर में जो भी ऑप्शन उनको अच्छी लगे उसमें वो इन्वेस्ट करें। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नई एडिशन हुई है एनपीएस वात्सल्य की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, और इन्वेस्टर्स को इसको काफी अच्छे से देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए ये जो बेसिकली एनपीएस ऑलरेडी एक ऑप्शन है जो जो 18 इयर्स एंड अबव उनके लिए अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए। तो ये जो एनपीएस एनपीएस वात्सल्य जो है वो उसी का हिस्सा है। यानी पहले जो एंट्री एज 18 थी, वो अब पेरेंट जो है अपने बच्चों में एक इन्वेस्टिंग हैबिट, उनके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, उनको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट की आदत डालने के लिए ये एक ऑप्शन सरकार ने दी है कि अब उसी एनपीएस में आप बच्चों के जन्म के बाद से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब एनपीएस वात्सल्य जो है वो जिस भी एज में आप शुरू करें बच्चों का, 18 इयर्स तक वो चलेगी, और उसके बाद 18 इयर्स के बाद जो जो स्टैंडर्ड एनपीएस है वो आगे आप उसको कंटिन्यूस कर सकते हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव स्वाति एक ही है कि पेरेंट्स को एक और ऑप्शन मिले, अगर वो चाहें कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाएं जहां पे बच्चों का फ्यूचर, ये जैसा मैंने कहा, उनमें एक डिसिप्लिन लाने के लिए या उनके इवन रिटायरमेंट के लिए शुरुआत से ही एक कॉर्पस बनाने की शुरुआत करें। तो बिल्कुल ये एनपीएस का ही हिस्सा है, लेकिन एंट्री एज जो है वो बचपन से किसी भी समय पे पेरेंट जो है अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एनपीएस वात्सल्य है, इसको एक तरीके से कह सकते हैं एक्सटेंशन ही है एग्जिस्टिंग एनपीएस स्कीम की, लेकिन ये बच्चों पर फोकस करने वाली है। पूनम, इसका मतलब ये हुआ कि जब 18 साल का बच्चा हो जाता है, जब जिसको माइनर से मेजर कहा जाता है, तो ये एक रेगुलर एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ऑलरेडी जो एनपीएस अकाउंट जिसके बेनिफिट्स हमें मालूम है, वो तमाम बेनिफिट्स एक एनपीएस वात्सल्य स्कीम में भी वैसे ही लागू होंगे। फिलहाल स्वाति, जो भी डिटेल्स आई हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, जैसे हेमंत सर ने बताया कि ये रेगुलर जो पेंशन एनपीएस स्कीम जो चल रही थी उसी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसमें आप अपने बच्चों के लिए भी अकाउंट खोल सकते हैं। तो स्कीम में कोई फेरबदल ज्यादा नहीं है। रिटायरमेंट का कोई भी पेंशन रिलेटेड कोई भी स्कीम होती है वो पीएफआरडीए मैनेज करती है, जो पेंशन रेगुलेटरी फंड है। तो उसके रूल्स सभी सेम रहते हैं, टैक्सेशन सेम रहते हैं, बस जो एज लिमिट है उसको चेंज कर देने से अभी एक ऑप्शन हो गया है फॉर चाइल्ड प्लानिंग। जैसे हमारी कंट्री में एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्री में जो रिटायरमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जिसे हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान बोलते हैं, हमें ये एक ऑप्शन मिला है, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। यानी
जो इंडिविजुअल है, नागरिक है, वो खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द फ्यूचर, और उसमें अपनी गवर्नमेंट, यहाँ अपने देश की गवर्नमेंट उसमें साथ देती है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो हम खुद ही अपना एक पेंशन फंड जनरेट कर सकते हैं ताकि आगे चल के फ्यूचर में आपको एक मदद मिल सके, जिससे आप एक कंपल्सरी सेविंग कह लें या एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पहल समझ लें कि आप अपने लिए एक पेंशन फंड तैयार करें। बिल्कुल। और जैसे ही 18 साल का आपका बच्चा होता है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड एनपीएस अकाउंट में, एक एनपीएस टियर 1 रेगुलर अकाउंट में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और उसमें आपको फ्रेश केवाईसी करनी पड़ेगी क्योंकि आपका बच्चा जो है वो नाबालिग से बालिग हुआ है। जो टैक्सेशन के लिहाज से हेमंत जी बिल्कुल सेम बेनिफिट्स है, क्योंकि एनपीएस में हम देखते हैं 1.5 लाख के साथ साथ 50,000 का एडिशनल एटीसीसीडी के तहत बेनिफिट मिलता है। तो हम ये मानकर चले कि एनपीएस वात्सल्य में भी सेम बेनिफिट्स हैं। हाँ जी स्वाति, एज ऑफ नाउ कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग एनपीएस के अंदर जो भी टैक्स बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टमेंट के समय पे, वही बेनिफिट जो है वो एनपीएस वात्सल्य का भी में भी मिलेंगे। एज ऑफ नाउ उसमें अलग से कोई भी अनाउंसमेंट सरकार ने नहीं की है। ओके। और 3 साल का लॉक इन रखा गया है इसमें, जो डिटेल्स आई हैं एनपीएस वात्सल्य को लेकर पूनम, 3 साल के लॉक इन के बाद, मतलब जब 3 साल का लॉक इन हो जाता है उसके बाद विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉल जो रूल्स हैं वो बिल्कुल समान है जो एनपीएस के रूल्स के जैसे हैं, मतलब 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी जो हम एनपीएस में रूल्स देखते हैं। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, जो भी पैसा आप पेंशन फंड में डालते हैं वो एक तरीके से लॉक होता है कि जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आप वो पैसे को यूज नहीं करते, आप सिर्फ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, उसका फायदा नहीं उठा सकते और वो कॉर्पस ग्रो होते रहता है। बट क्योंकि ये लॉक इन लंबा होता है, अगर आप बच्चे के लिए शुरू करते हैं, आप रिटायर तो 60 साल में होंगे, आपका बच्चा 60 साल में रिटायर होगा, तो आप 60 साल के लिए ब्लॉक कर रहे हैं पैसा, तो उसके लिए एक प्रावधान किया गया है कि आप 25% ऑफ द कॉर्पस, पहले 3 साल आप कुछ नहीं निकाल सकते, 3 साल के बाद आपके कॉर्पस का 25% आप निकाल सकते हैं। और ऐसा कई साइट्स पे पढ़ने मिला है कि वैसे भी हरी पेंशन स्कीम की ये एक प्लान होती है कि एक फीचर होती है कि आप 3 बार विड्रॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पेंशन स्कीम। तो इसमें 18 साल दी गई है वो एज, जब तक आप 3 बार आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं 25% ऑफ योर कॉर्पस। दूसरी एक खास बात है कि जब 18 साल का बच्चा होगा तो उसके पास ये चॉइस होगी कि उसको ये विड्रॉ करना है कि पैसा कंटिन्यू करना है। तो अगर 2.5 लाख रुपए जितना ही आपका कॉर्पस बना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर उससे ज्यादा है तो आपको कंपलसरी इसमें पेंशन लेनी होगी। और जब आप पेंशन लेने की स्थिति में पहुंचेंगे तब आपको कम्यूटेशन का भी एक ऑप्शन दिया जाएगा। नॉर्मली वो ऑप्शन होता है कि आप 60% तक अपना कॉर्पस कम्यूट कर सकते हैं, पर यहाँ 20% पढ़ने में आया है कि 20% तक पैसा आप अपना कम्यूट कर सकते हैं और बाकी के पैसे से आपको कंपलसरी पेंशन जनरेट करनी होगी। तो 3 साल का पहला जो स्लॉट है उसमें आपको कोई भी विड्रॉल फैसिलिटी नहीं है। और बाकी का भी जो 25% की विड्रॉल की हम बात करें ना स्वाति, वो कोई ना कोई रीजन से होना चाहिए, यानी कोई एजुकेशनल रीजन है या कोई हेल्थ रीजन है, इस तरह का कोई डिसेबिलिटी कोई आ गई है, तो उस हिसाब से ही आप उसको विड्रॉ कर सकेंगे, अदरवाइज इसमें लॉक इन रहेगा पैसा। ओके। और जो रिटर्न, क्योंकि एनपीएस का जो रिटर्न है वो मार्केट रिलेटेड भी होता है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली एन्युटी का हिस्सा तो है, लेकिन इसमें पेंशन फंड्स हो गए या एन्युटी जो इक्विटी का उसका भी हिस्सा है, मार्केट लिंक प्रोडक्ट है हेमंत जी। तो कितना, अगर एनपीएस की बात की जाए, जो स्टैंडर्ड एनपीएस अकाउंट है उसको ध्यान में रखते हुए लगभग कितना एक रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जी स्वाति, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि एक तरफ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरुआत करें उनके जन्म के बाद से जितना जल्दी हो सके। उसके साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है, इस तरह का वो कॉर्पस बना पाएंगे। क्योंकि सेविंग हैबिट के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो यूज टू हो और वो समझें कि क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली वो जो मार्केट लिंक्ड ऑप्शन है जैसे इक्विटी मार्केट या कॉर्पोरेट डेट या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके बारे में भी समझे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जिस तरीके से ऑप्शन मिलती है आपको एनपीएस में, वही ऑप्शन है। अगर आप डिफॉल्ट ऑप्शन की बात करें तो वहां पे
मैक्सिमम एक्सपोजर इक्विटी में आपको 50% मिलेगा। अगर आप लाइफ साइकिल की बात करें जिसको हम ऑटो कहते हैं, तो अगर अग्रेसिव में लेंगे तो 75% मिलेगा, मॉडरेट में 50% इक्विटी में मिलेगा और कंजर्वेटिव में 25%। एक्टिव चॉइस के अंदर ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स डिसाइड करते हैं तो 75% मैक्सिमम इक्विटी में जा सकता है। उसमें अगर वो चाहें तो 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड या 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और साथ ही एक ऑल्टरनेट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें 5% का भी ऑप्शन है। तो ब्रॉडली जैसा हमने शुरुआत में कहा था, उसका स्ट्रक्चर वही है, इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शंस है वो भी वही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि आप शुरुआत करके आप बच्चों के रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली चूंकि ये उसका एक्सटेंशन है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उसमें 18 साल के बाद जब वो मर्ज होगा आईपीएस के अंदर, तो वही जो प्रोसेस है वो आगे चलेगा। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे डेफिनेटली। मेरा ये मानना है कि जो भी पेरेंट्स इसके लिए ऑप्ट करें, क्योंकि बच्चों के लिए कर रहे हैं, बहुत लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो एक्टिव ऑप्शन में जाएं और एग्रेसिव ऑप्शन में जाएं, क्योंकि जितना लंबा समय आपके पास, अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में अच्छा एक्सपोजर लेंगे तो आप सेविंग हैबिट के, इन्वेस्टमेंट हैबिट के साथ साथ आप बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस बना पाएंगे। तो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सिर्फ एक ही इशू है डेफिनेटली, मुझे लगता है कि जैसे हमने बात की कि 18 साल के बाद अगर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो पैसा आपको मिलता है वो सिर्फ 20% आपको लमसम मिलेगा, 80% में आपको एन्युटी लेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक रिस्ट्रिक्शन है बच्चों के फ्यूचर के लिए, बट अदरवाइज ये 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं पेरेंट्स के लिए चुनने के लिए। ओके और एनपीएस वात्सल्य अकाउंट जो है, जो बच्चों के लिए है, वो पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस जिसको पीओपीज कहा जाता है, जिनमें मेजर बैंक शामिल है, इंडिया पोस्ट है, पेंशन फंड्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई एनपीएस के थ्रू आप खोल सकते हैं। पूनम, क्या एक थोड़ी कंफ्यूजन दूर की जा सकती है? यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी होगी इसको समझना। एनपीएस वात्सल्य को हम पूरा टोटली एक नया अकाउंट खोलना ही समझे, खाता ही समझे? जिनके पास ऑलरेडी जैसे जो एनपीएस खाते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है एक एनपीएस वात्सल्य को कंबाइन करके खोलने की, क्योंकि बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है, इसलिए शायद लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मेरे पास ऑलरेडी एक एनपीएस अकाउंट है, क्या मैं बच्चे का नाम भी उसमें जोड़ दूं और वो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट बन जाएगा? या फिर इसको ऐसे समझे कि एनपीएस वात्सल्य अपने आप में एक नया अकाउंट है जिसको एक एनपीएस स्टैंडर्ड अकाउंट में बाद में कन्वर्ट किया जाता है। स्वाति, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना चाहिए। एज द नेम सजेस्ट, ये वात्सल्य जो स्कीम एनपीएस की लॉन्च हुई है स्पेसिफिकली फॉर योर चाइल्ड है। आपका खुद का अगर एनपीएस अकाउंट है वो एक सेपरेट एंटिटी है। आप बच्चे के नाम पे ये अकाउंट खोलेंगे, माइनर के नाम पे ये अकाउंट खोला जाएगा और आपको एक नया पैन नंबर, जो एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है पेंशन रेगुलेटरी की तरफ से, वो आपको बच्चे के नाम पे अलॉट किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक अलग अकाउंट होगा, नया अकाउंट होगा। इसमें आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं होगा, वो साइमल्टेनियसली चलेगा और ये साइमल्टेनियसली अलग से आप चलेंगे। इसमें भी आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन करने होंगे, ना कि आप अपने अकाउंट में कर रहे हैं तो इसके साथ आप मर्ज करेंगे किसी तरीके से, क्योंकि आप एज अ गार्डियन होंगे। आप बच्चे का जो माइनर अकाउंट हैंडल करने के लिए आप एज अ गार्डियन इसमें अपॉइंट होंगे, तो आपके अकाउंट से कुछ मतलब नहीं होगा। आपको मिनिमम 1000 रुपीज सालाना या प्रति माह 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन तो इसमें अलग से करना होगा। सो इट इज अ सेपरेट अकाउंट, इसको एग्जिस्टिंग अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं एक बहुत ही एक रेवोल्यूशन के तौर पर इसको मान सकते हैं, क्योंकि एक एनपीएस जो कि अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक स्कीम है, उसको बच्चों के लिए खोल दिया गया है एनपीएस वात्सल्य अकाउंट के नाम पर। आप अपने बच्चों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत शुरुआत में छोटी उम्र से कर सकते हैं और इसके फायदे भी अनेक हैं। आई एम श्योर इसके और भी कई फायदे हमें आगे आने को पता चलेंगे, पर इस पर अभी फिलहाल हमने बातचीत की है हेमंत जी और पूनम से। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल शो में करते हैं शामिल। पहला सवाल हमारे पास आशीष चंद्रा जी का है। इनफैक्ट उनका वो हमसे फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में। और बताइए, आपने अपना सवाल भेजा था हमें अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, थोड़ी और डिटेल्स देंगे आप? जो ये एसआईपी कर रहे हैं फंड्स में ऑलमोस्ट 35,000 की, किस पर्पस के लिए, गोल क्या है और आप कितनी राशि इकट्ठा करना चाहते हैं? नमस्ते मैम। हेलो, नमस्कार।
हाँ मैम, ये मैं 35,000 रुपये पर मंथ SIP है और 3 साल से कर रहा हूँ मैम इन्वेस्टमेंट में। और ये जानना चाहता हूँ 10 साल बाद कितना कॉर्पस हो जाएगा इसमें ऑलमोस्ट। ओके ओके, 10 साल के बाद कोई एक स्पेसिफिक कोई लाइफ कोई एक ऐसा माइलस्टोन है आपकी लाइफ का जिसके लिए आप ये इकट्ठा करना चाह रहे हैं? वेल्थ क्रिएशन है मैम। सॉरी, वेल्थ क्रिएशन मैम, वेल्थ क्रिएशन। ओके, वेल्थ क्रिएशन के लिए करना चाह रहे हैं आशीष जी का एक पोर्टफोलियो। पूनम, आप देखेंगी वेल्थ क्रिएशन के लिए इनका ये पूरा पर्पस है। 35,000 के SIP फंड्स कैसे लगते हैं आपको इनके? स्वाति, फंड्स तो इन्होंने अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड्स लिए, पर मुझे लगता है कि 10 साल का टाइम होराइजन अभी और है और 3 साल से ऑलरेडी ये कर रहे हैं। तो जो इन्होंने पैसिव फंड्स ले रखे हैं, UTI 500 वैल्यू 50 और UTI का ही निफ्टी नेक्स्ट 50 ले रखा है। इसमें से आप थोड़ा सा एक्टिव मैनेजमेंट की तरफ ले लें और साथ ही आपने जो आदित्य बिरला का ELSS टैक्स सेवर फंड ले रखा है, तो आप ये जान लें कि आप अभी फिलहाल मौजूदा आप जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो न्यू रेजिम में कर रहे हैं कि ओल्ड रेजिम में कर रहे हैं, क्योंकि ELSS के फायदे और दूसरे जो टैक्स सेविंग 80C के जो सेक्शन के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सिर्फ ओल्ड रेजिम में आपको डिडक्शंस देते हैं आपके इनकम में से। अदरवाइज ये आपको न्यू रेजिम में आपको कोई इसका बेनिफिट नहीं। तो वो आप समझ लीजिए, अगर आप न्यू रेजिम में है तो इसको भी आप बंद करके दोबारा चालू कर सकते हैं। और रहा सवाल आपका कितना कॉर्पस आप बना सकते हैं, तो ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं और 10 साल यानी 13 साल में आप 35,000 रुपए से, अगर मैं 15% मार्केट का एवरेज रिटर्न मान के चलती हूँ, तो आप करीब 1.60 करोड़ के आसपास पैसा जमा कर सकते हैं। और मुझे लगता है आइडियल पोर्टफोलियो आपका थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए उसमें टू मेक इट मोर एक्टिव और जिससे अल्फा ज्यादा जनरेट होगा। तो आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को चालू रखें, एक्सिस ब्लू चिप में चालू रखें, HDFC स्मॉल कैप को भी चालू रखें और मोतीलाल ओसवाल नस्दाक फंड जो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है आपको, उसमें भी आप बने रहें। उसके बाद आप क्वांट एक्टिव फंड को चुने जो एक मल्टी कैप फंड है जिसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीनों तरह के फंड्स इंक्लूडेड है। और UTI नेक्स्ट 50 को आप चालू रख सकते हैं और निप्पॉन के फ्लेक्सी कैप को भी चुने, ताकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक्सपोजर और बेहतर बने और आपको रिटर्न्स और अच्छे दिखें। ओके, ऑल द बेस्ट आशीष जी। आपके लिए कुछ बदलाव हैं जिसका ध्यान जरूर रखिएगा। आपके निवेश के लिए शुभकामनाएं। अगले सवाल की तरफ बढ़े। भावेश जी अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा सवाल हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे थे। कुछ 15,000 का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, कुछ तो गोल्स बताएंगे अपने? हाँ हेलो जी भावेश जी, हेलो। एक्सपर्ट से सवाल पूछिए सर। हाँ, मुझे पूछना था, जैसे मेरी 15,000 की SIP है 15 साल के लिए, तो फिर कैसा रिटर्न रहेगा? मतलब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ICICI, HDFC भी है। कितने सालों का आपका इन्वेस्टमेंट है? 15 साल के लिए। 15 साल के बाद कोई पर्टिकुलर गोल के लिए आपको पैसे चाहिए? ये 2 CR के 2 CR चाहिए। किस पर्पस के लिए 2 करोड़ आप इकट्ठा कर रहे हैं? रिटायरमेंट या कोई और? चाइल्ड एजुकेशन के लिए। ओके, बच्चे की पढ़ाई के लिए 2 करोड़ की राशि इन्हें चाहिए 15 सालों के बाद। हेमंत जी कैसा लग रहा है कॉर्पस? 15 सालों के बाद 2 करोड़ काफी रहेंगे? हाँ देखिए, मेरे हिसाब से चाइल्ड एजुकेशन के लिए कॉर्पस तो बिल्कुल ठीक है वो, बट आई थिंक इनकी इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो अभी SIP जो है करीब 15,000 की है और इन्होंने कहा 15 साल का इनके पास समय है, तो अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूँ तो करीब करीब 71 लाख का ही कॉर्पस बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली गैप है। मुझे लगता है इनको हर साल अपनी SIP को बढ़ाना होगा 15 या 20% से। उसके अगर वो ऐसा करेंगे तभी जाके वो 2 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। ऑब्वियसली जब हम स्टेप अप SIP करते हैं तो उसके काफी फायदे हैं, बड़ा कॉर्पस बनता है, पावर कंपाउंडिंग का फायदा होता है, पर ये काफी चैलेंजिंग भी है क्योंकि इसमें बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है कि अगले 15 साल तक इनकी जो इनकम बढ़े उसका कुछ हिस्सा जो है इन्वेस्टमेंट में आए। तो अगर इनको अपना 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, जो टारगेट है उनका, तो जैसे मैंने कहा 15 से 20% इनको अपनी SIP का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा हर साल। इनके अगर मैं फंड की बात करूं, पहली बात इन्होंने कहा कि इनके पास एक ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। देखिए बहुत अच्छा थीम है, बहुत पोटेंशियल भी है, लेकिन हमेशा जो थीमेटिक फंड्स के साथ इशू ये है कि
जो परफॉर्मेंस है वो इरेटिक रहती है, तो एक आम निवेशक के लिए मुझे लगता नहीं वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो मुझे लगता है उसकी जगह में अगर ये ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप अगर फंड देखें तो वो बेहतर रहेगा। इन्होंने कहा कि इनके पास ABSL म्यूचुअल फंड और निपॉन का भी फंड है, बट इन्होंने फंड का नाम नहीं बताया। अगर फंड का नाम पता चले तो मैं डेफिनेटली इनको गाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा इन्होंने कहा इनके पास एक निफ्टी इंडेक्स फंड है और एक HDFC का टॉप 100 फंड है, एक्टिव फंड। दोनों को मर्ज कर दीजिए, या तो आप एक्टिव फंड रखिए या तो फिर आप पैसिव फंड रखिए, वो बिल्कुल सही है। बट अगर दो फंड का नाम बता सके तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि वो उनको उसमें कंटिन्यू करना है कि नहीं। ओके, तो ये रही राय भावेश जी आपके लिए। आई होप आपने सुन लिया होगा, तो आप जरूर इस निवेश को आगे बढ़ाएं। शुभकामनाएं आपको भी। शेखर प्रसाद शॉ का सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहा है। मौजूदा निवेश 20,000 का है इनका, 15 सालों तक निवेश इन्हें करना है। कितनी राशि इकट्ठा कर सकते हैं? पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए कह रहे हैं। शेखर जी फोन लाइन पर भी है हमारे साथ। ओके, शेखर जी का जो पोर्टफोलियो है बता दें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है और टाटा स्मॉल कैप फंड है। पूनम, फ्लेक्सी कैप 2 रखे हैं, कॉन्ट्रा भी रखा है, मिड और स्मॉल कैप है। कुछ कमी आपको नजर आ रही है किसी फंड में? कुछ ऐड करने की जरूरत है? और कैसा पोर्टफोलियो? स्वाति, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो थोड़ा अग्रेसिव की तरफ है। SBI कॉन्ट्रा, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी है। फ्लेक्सी कैप थोड़ा ओवरलैपिंग फंड स्टाइल है, तो उसमें से एक में से आप निकल के JM फ्लेक्सी कैप की जगह क्वांट एक्टिव फंड ले लें, मल्टी कैप ले लें, जिसमें रेशियोज इक्वल रहते हैं स्मॉल, मिड और लार्ज के। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन और बेहतर होगा और आप इसमें बने रहे। अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। 15 साल में 20,000 रुपए की SIP से अगर हम मार्केट के रिटर्न को 12 से 15% मानते हैं तो आप 1 से 1.5 करोड़ के बीच में आप अपना कॉर्पस जमा कर सकते हैं। और थ्रू आउट द पीरियड आप बहुत पेशेंटली इसमें बने रहें, आप रोके नहीं अपने इन्वेस्टमेंट को। और जैसे हेमंत सर ने अभी बताया, कॉर्पस बिल्डअप करना है तो आपको स्टेप अप भी करना चाहिए, धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएं। और वहीं स्वाति, जब हम बात कर रहे थे अबाउट फ्यूचर प्लानिंग कि हमारा आज का शो ही लंबी प्लानिंग के लिए, बच्चों का रिटायरमेंट यानी 60 साल दूर, तो वहां हमें इन्फ्लेशन को फैक्टर इन जरूर करना चाहिए। कोई भी गोल के बारे में बात करें, अगर हम बच्चे के लिए 1,000 रुपए प्रति माह की अगले 60 साल के लिए भी निवेश करते हैं तो वो आपको जान के हैरानी होगी कि आप एज मच एज 60 से 70 करोड़ रुपए बना सकते हैं विद द रिटर्न ऑफ 12 to 15%। तो उसमें अगर इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करें, 5% भी इन्फ्लेशन रखते हैं, तो 60 साल बाद के 60 करोड़ रुपए की वैल्यू महज 3 से 4 करोड़ होगी। तो ये सब भी फैक्टर्स जरूरी है ध्यान में रखने के लिए। और आपको जरूर एक फाइनेंशियल सलाहकार की हेल्प लेनी चाहिए टू प्लान फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। बिल्कुल, तो फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लें लॉन्ग टर्म गोल के लिए। और आपकी इस निवेश के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शेखर जी। होपफुली आप हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद करेंगे पूनम और हेमंत जी, आप दोनों का ही हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।